हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, हमने मैट्रिक्स स्पेस का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कल रात में अपलोड किया था, ऑलमोस्ट 11:30 रात में। देखिए, एक वीडियो आपकी दोपहर के टाइम पे अपलोड होती है और एक रात में। कल मैं एक ही अपलोड कर पाया था, आई वॉज बिजी समवेयर। तो यही टाइमिंग होते हैं इस समय बन पाने के। ये दोनों तो वीडियोज़ अपलोड हो ही रही हैं इस टाइमिंग पे। बाकी एक एक्स्ट्रा टाइमिंग बीच में निकालने की कोशिश में हूँ कि और एक वीडियो आपको दी जाए। ठीक है, कोशिश रहेगी कि वो आपकी सुबह में दी जाए आपको, और एक दोपहर में मिल जाए, और एक रात में यानी शाम में मिल जाए, या फिर शाम के टाइमिंग में दो वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। मतलब कोशिश रहेगी 3 वीडियो बन जाए आपकी। ठीक है, क्योंकि अभी फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी कुछ और ऐड करना है मुझे, तो कोई बात नहीं है। देखिए, वही मैट्रिक्स स्पेस का चैप्टर 2 चल रहा है। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो मान लेते हैं एक्स डी हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस है। N1 और N2 दो NBD हैं, मतलब दो NBD पॉइंट्स हैं। वो दोनों के दोनों एक ही NBD हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें, यानी देन अगर दोनों का इंटरसेक्शन लें, देन N1 intersection N2 is also a neighborhood NBD of A। ठीक है, A का जो हमारा NBD अगर दोनों हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारा एक NBD होगा। ठीक है, देखिए, जो हमारा ओपन स्फेयर होता है, एवरी ओपन स्फेयर, यानी ओपन सेट से जो ओपन स्फेयर बनता है, यानी दैट इज़, अगर हम ऐसे बोले, एस ऑफ ए आर, जिसका सेंटर ए हो और रेडियस आर हो, एवरी ओपन स्फेयर दैट इज एस ए आर इज एन एन बी डी। वो खुद में एक एन बी डी होता है ऑफ ए बिलोंग्स टू एस ए आर। वो खुद ब खुद ही क्या होता है, अपने ही अंदर के पॉइंट्स का एन बी डी तो होगा। सिंपल सी बात है, एन बी डी का मतलब ही होता है उसके आसपास का एरिया। तो ओपन स्फेयर भी यही तो बताता है, ओपन स्फेयर हो चाहे क्लोज स्फेयर हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एन बी डी ही होते हैं। ठीक है, देखिए, अगली एक छोटी सी पॉइंट है, छोटी सी डेफिनेशन है, इंटीरियर पॉइंट्स एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो देखिए, बात समझिएगा, इंटीरियर पॉइंट का नाम से ही क्लियर हो रहा है जो इनसाइड आए। ठीक, अगर मान लेते हैं इफ़, इसे ध्यान से समझिए प्यार से, ए अगर मान लेते हैं सबसेट है किसी हमारे ओपन स्फेयर का, मान लेते हैं। ठीक, अगर ए हमारा सबसेट है और एंड ए हमारा कैपिटल ए के अंदर भी आता है, ठीक, मान लेते आता है, और अगर ये ए इसमें भी आता है और ए एस में भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ, एक सेकेंड रुकेगा, मान लेते हैं जो ए सेट लिया है वो हमने, वो इसका सबसेट लिया है पूरे मैट्रिक स्पेस का। ठीक, इसका सबसेट ले लिया मैंने, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड कोई एक एलिमेंट ए है जो हमारे इस ए में बिलोंग करता है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें बिलोंग करता है, और इस ए पॉइंट पे एक ओपन स्फेयर हमने बना लिया, मान लेते हैं। और ओपन स्फेयर तो हमने बना लिया, तो ओपन स्फेयर में कहीं ना कहीं मान लेते आर तो होगा ही, मान ले आर कहीं ना कहीं होगा, और इस ए पॉइंट की आर से डिस्टेंस का जो सेट बनेगा, अगर वो ए का सबसेट हो जाए, तो ऐसे में मतलब एक तरीके से ए ये है, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये ओपन स्फेयर एस है, और ये हमारा मैट्रिक स्पेस है। ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है, एक्स डी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर ये ए पॉइंट जो ए के अंदर हमने लिया है, तो ऑटोमेटिक वो इसके अंदर भी आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू एस ऑफ ए आर। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर ऐसा कुछ है तो जो हमारा ए होगा वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ए कैसा हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। इसको थोड़ा सा स्लो और इजी वे में समझते हैं कि अगर किसी पॉइंट को ये पता करना हो कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है, तो उसके आसपास के स्फेयर में तो वो होना ही चाहिए, ओपन स्फेयर में या क्लोज स्फेयर में, और साथ ही साथ जो आप सबसेट ले रहे हैं उसके अंदर भी होना चाहिए। अगर वो ए के अंदर भी है
और हमारे एस के भी अंदर है, तो वो ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कह पाएंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक, एक तरीका और है इसको कहने का कि अगर हम किसी दूसरे पॉइंट को ले लें, जैसे मान लेते हैं जो बी है जो इसके बाहर है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है एक बी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो वो क्या होगा, इंटीरियर नहीं होगा। बी इज नॉट इंटीरियर। क्यों भाई, बिकॉज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी ए के अंदर नहीं आता तो इंटीरियर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक, और तभी कोई पॉइंट हमारा इंटीरियर हो सकता है जिसका एनबीडी हमारे सामने हो। ए इज एनबीडी ऑफ स्मॉल ए। ये छोटी छोटी बातें हैं कि कोई चीज़ किसी का अगर एनबीडी है, कोई अगर सेट किसी पॉइंट का एनबीडी है, तो वो पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर। तो एक तरीके से एनबीडी की डेफिनेशन का ये अपोजिट है। एनबीडी क्या होता था, किसी पॉइंट के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसे एनबीडी बोलते हैं। इसका उल्टा सोचिए, किसी क्षेत्र यानी कोई एनबीडी जिस पॉइंट का क्षेत्र होता है वो पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट होता है। बात समझ में आई? इसको लिख भी लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, द एरिया सराउंडिंग अ पॉइंट इज एनबीडी। वो एरिया जो किसी पॉइंट के सराउंडिंग होता है उसे एनबीडी कहते हैं। और इसका उल्टा लिख लीजिए, इसका उल्टा, ठीक है, द पॉइंट विच हैज़ अ सराउंडिंग, एक ऐसा पॉइंट जिसके पास सराउंडिंग हो। ठीक है, सराउंडिंग हो, सराउंडिंग को आप एनबीडी भी बोल सकते हो। इज अ या इज एन इंटीरियर पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक, याद रखिएगा, ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं ढेर सारे पॉइंट हमने निकाले और सब के सब सेट के अंदर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ सेट बोलेंगे। सेट बना लेंगे, मतलब जैसे इंटीरियर सेट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट तो समझोगे जो अंदर पड़े, और इंटीरियर सेट क्या होगा, देखिए इंटीरियर सेट के लिए अब बस वही बात है, लिखने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। इसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए का इंटीरियर निकालना है, ऐसे लिखिए, हेडिंग ऐसे डाल लेते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, ऑफ अ सेट ए। मान लीजिए ए का हम इंटीरियर निकालना चाह रहे हैं, तो इसे लिखते कैसे हैं, इसे ए पे ज़ीरो लगा देते हैं। वैसे ए पे ज़ीरो जो होता था, वैसे तो इसे अगर हम लोग पहले पढ़े होंगे तो इसे एनिहिलेटर बोलते थे, एनिहिलेटर, है ना। एनिहिलेटर मतलब होता था वो चीज़ें हटा करके, हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन अलग है। ठीक, अब ये क्या होता है, ये इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आप बना सकते हैं उन सब का कलेक्शन ले लीजिए, सेट में बना लीजिए, उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ अ सेट। ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ए पावर 0 लिखिए, या चाहे आप इसे INT इंटीरियर ऑफ सेट ए लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, INT और क्रॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, डेफिनीशन क्या है इसकी, डेफिनीशन यही है कि भाई इंटीरियर ऑफ सेट ए, INT ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, वो सारे पॉइंट जो ए में ही हैं, सच दैट जिनकी अगर हम आर से डिस्टेंस लें तो वो ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसके अंदर आना चाहिए, ए बड़ा सेट होता है एस से, है ना। फॉर आर ग्रेटर देन 0, फॉर सम, कुछ आर के लिए ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। सारे आर के लिए नहीं, सारे आर के लिए इसलिए नहीं क्योंकि सारे आर जो होंगे, सब के सब जो आर होंगे वो ज़रूरी नहीं है इसी के अंदर ही हो, बाहर भी तो आर हो सकते हैं, एस की यहाँ से भी डिस्टेंस ली जा सकती है।
तो फॉर सम बोला है कुछ के लिए, और कुछ इसलिए बोला कुछ में कई सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीरियर की क्या होती है। देखिए इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 3-4, MCQ पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं सबको मार्किंग कर दे रहा हूँ 2, 3 एंड 4। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं, पहले तो दिमाग में रखिए A और B दो सेट हैं, मान लेते हैं मेट्रिक स्पेस के दो सबसेट है, वो तो ठीक है, हमने A और B दो ले रखा है, वो सबसेट हैं, मान लेते हैं XD के, ठीक। इन्हीं पे बेस ये हमारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर ऑफ A जो होता है वो हमेशा अपने सेट का सबसेट होता है, जिसका इंटीरियर निकालोगे जाहिर सी बात है उसका सबसेट होगा, ठीक है। किसी पॉइंट को छोड़कर की बात कर रहे होंगे इसलिए सबसेट हो जाता है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते A B का सबसेट है तो A का इंटीरियर भी B के इंटीरियर का सबसेट ही होगा, ध्यान रखिएगा। सेट ही छोटा है, A सेट छोटा है तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स भी कम ही आएंगे। और अगर हम इंटीरियर निकालें दो सेट के इंटरसेक्शन का तो वो इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ B, ठीक। उसके बाद अगर हम इंटीरियर निकालें A यूनियन B का तो A यूनियन B हमेशा क्या होगा, सुपर सेट होगा, इंटीरियर ऑफ A यूनियन इंटीरियर ऑफ B। यूनियन निकालेंगे तो ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन में, वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सुपर सेट इसे ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट कर दें तो इंटीरियर A यूनियन इंटीरियर B इज सबसेट ऑफ इंटीरियर A यूनियन B, सबसेट हो जाएगा। या फिर इस तरीके से लिखेंगे तो सुपर सेट लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने से इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट के रूप में, कि अगर इंटीरियर पॉइंट हम फाई का निकालें, फाई मतलब कुछ भी नहीं, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो भी फाई ही आता है, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है, उन्हें दिमाग में रखेंगे एज वो MCQ में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अगर हम मान लें हमारे पास दो सेट हैं, एक B है जो कि क्लोज टू ओपन है, मतलब सेमी क्लोज सेमी ओपन है, और एक हमारे पास सेट है C जिसमें A पे ओपन और B पे क्लोज है, ठीक। तो यहाँ से हम अगर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर ऑफ B निकालें, जो B के इंटीरियर है, मतलब जिसके आसपास हमें सारे के सारे उसके NBDs मिल जाएं, तो अगर आप इंटीरियर ऑफ A भी निकालोगे बच्चों तो खुद आप सोच लो, A को अगर हम ले लेंगे, ए तो क्लोज्ड है, मतलब इस B सेट में A तो है, लेकिन A के लेफ्ट के एलिमेंट तुम्हारे पास है ही नहीं, मतलब A के लेफ्ट का NBD है नहीं हमारे पास, राइट का जरूर है क्योंकि A से B तक जा रहा है, तो यानी A को हम इंटीरियर में काउंट नहीं कर सकते। इंटीरियर होने के लिए उसके आसपास चारों तरफ उसके क्या होना चाहिए, उसके चारों तरफ हमारे पास एक उसका एरिया होना चाहिए। जैसे A से B की बात करें, अगर ये हमारी नंबर लाइन है, मान लेते हैं A और B, ठीक। B तो हमें लेना ही नहीं है और A कह रहा लेना है, A ले लोगे तो A पर खड़े हो गए, जाकर के यहाँ पे आप खड़े हो गए तो इसके लेफ्ट का NBD तो है ही नहीं, यहाँ का तो है ही नहीं, इधर भले ही है, तो NBD तो चारों तरफ चाहिए होता है ना, लेफ्ट राइट दोनों। अगर नंबर लाइन पे बात करो तो लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए। अब यहाँ उसने क्या बोला, हमें B नहीं चाहिए, B से कम वाला चाहिए, तो B से कम वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। B से जस्ट पहले अगर मैं कहूँ B थोड़ी देर के लिए 1 है, तो 1 से पहले तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, 0.9999, कई सारे 9 होंगे, तो B नहीं लेना है। तो B के लेफ्ट में अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके आसपास हमारे पास एक NBD होगा। तो यानी कुल मिला के एक बात कि अगर बात करें हम लोग क्लोज और ओपन की, तो जहाँ पे क्लोज होता है उसे हटा दिया जाता है, वो ओपन बन जाता है, ठीक है। तो इसका NBD भी वही है जो NBD जो हमारा इंटीरियर C का है वही हमारा B का भी इंटीरियर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि A और B हमारे दो इंटरवल्स दे रखे हैं, तो कह रहे क्या दोनों का इंटीरियर पॉइंट्स का यूनियन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो ज़रा करो थोड़ा देर के लिए आप लोग भी साथ साथ, इंटीरियर ऑफ A निकाल के देखिए आप,
इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा भाई, इंटीरियर ऑफ ए जो है वो एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन है, तो आपको पता है क्लोज ओपन में ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप निकाल लीजिए इंटीरियर ऑफ बी निकाल लीजिए, ठीक है। इंटीरियर ऑफ बी, बी तो अब पहले से ओपन है तो वो तो 1 2 ही रहेगा, ठीक। दोनों का आप यूनियन ले लीजिए, और अगर हम लोग ए और बी सेट का यूनियन निकाल लीजिए, ए और बी सेट देखेंगे अगर आप, तो ए में 1 है और बी में 1 नहीं है, तो इन दोनों का जो यूनियन निकालेंगे और 0 से लेकर के, मतलब 0 नहीं है और ये 2 तक, ये आ जाएगा, है ना। अगर दोनों का यूनियन लेंगे आप, देखिए ये 0 से 1 तक जा रहा है और ये 1 से 2 तक, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, तो जब आप यूनियन लेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 2 तक, लेकिन 2 नहीं है तो 2 को हम लोग ओपन में रखेंगे। इसका इंटीरियर निकाल लीजिए अगर हम लोग, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कितना आएगा, तो ये तो वही आ जाएगा इंटीरियर 0,2। अब ये तो आपने यूनियन का इंटीरियर निकाल लिया, अब ये जो इंटीरियर दोनों निकाले आपने, इन दोनों का यूनियन लेके देखिए, दोनों का इंटीरियर दोनों का यूनियन लीजिए, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी कितना आएगा सोच के देखिए, दोनों का यूनियन निकाले अगर हम लोग, तो 0 से 1 और 1 से 2, तो भाई 1 तो आया नहीं इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 0 से 1 1 से 2, लेकिन 1 दोनों में नहीं इन्वॉल्व है, तो 0 से 2 हम लिख तो दें लेकिन माइनस कर दे उसमें से 1 1 क्योंकि है नहीं, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों के दोनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। देखिए एग्जांपल और लिखते हैं, ठीक है। फॉर क्यू, अगर क्यू की बात करें, क्यू मतलब ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का केस लें, एंड अगर हम कोई क्यू बिलोंग करा लें इसमें, ठीक, रैशनल नंबर में, देन इसमें कितने इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, देखिए इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा बच्चों, देन नो इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट, काहे भैया इंटीरियर पॉइंट्स काहे नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं हमने एक रियल लाइन खींची, रियल लाइन खींची लेकिन हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो आप रेशनल नंबर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 ले लेते हैं और एक लेते हैं रेशनल नंबर 1/2 यानी 0.5, हम इसके आसपास का एरिया देखिए 1/2 के, तो आप कहोगे सर इसका तो नेबरहुड होगा क्योंकि कई सारे रैशनल नंबर होंगे, इसके आसपास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, है कि नहीं, रैशनल भी होंगे एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी होंगे, केवल एक ही नहीं होगा। तो लेकिन आप ये सोचिए, अब एक के बाद एक के बाद एक, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कितने रैशनल के बाद कितने इरेशनल बनेंगे, है ना, तो कई सारे इरेशनल नंबर हमारे किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में होंगे, तो बोला जाता है ना कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो उसके नेबरहुड में सारे के सारे रैशनल नहीं मिल पाएंगे, मतलब उसका एरिया डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते ही फालतू के लोगों को पा जाते हैं और घर से बाहर निकलते ही अच्छे लोगों को भी पा जाते हैं, तो हम ये नहीं कह पाएंगे आप अच्छे हैं तो आपका सर्कल क्या होना चाहिए, आपके आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या मिलते हैं अच्छे लोग नहीं, तो यानी आप इंटीरियर नहीं हैं, आपके पास नेबरहुड तो है लेकिन उसमें अच्छे और बुरे की बात करें तो नहीं मिलेगा। तो वैसे रैशनल और इरेशनल, हम लोग इरेशनल को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट नहीं करते क्योंकि उसका नाम ही है इरेशनल, तो यहाँ पे आप क्यू की बात करेंगे तो भी इसमें नो इंटीरियर पॉइंट होगा, और क्यू की जगह आप आई आर यानी इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो यानी सिंपल सी बात है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू कुछ नहीं यानी 5, और अगर हम आपसे एक और चीज़ कहें उसे भी याद रखिए कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट आई आर इरेशनल नंबर का भी निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा, क्योंकि कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होता है, तो यानी उसके खुद के इरेशनल नंबर के नेबरहुड में पता करेंगे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलने लगेंगे, तो उसे हम बात ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उसे हम एक को भी इंटीरियर पॉइंट में नहीं ले पाएंगे, बात सही है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन अगर हम एक मीट्रिक डिफाइन करें, बट ध्यान सुनिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन से ही ऐड हो रहा है, बट फॉर यूजुअल मैट्रिक ले लें अगर हम डी ऑफ एक्स वाई और इसको ले लें मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्यू, इसके लिए बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस ले रहा है बच्चों। तो आप सोच रहे हो कि सर इसमें अगर इसमें भी पॉइंट उठाएंगे, या एक पॉइंट उठाना ही नहीं है पहली बात तो, या तो 2 पॉइंट उठाना है। आपने अगर कोई पॉइंट उठाया, लेट से आपने 1.41 उठाया, तो आप इसके जस्ट बगल में पाएंगे कि इसके बगल में √2 होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये रैशनल है, इसके बहुत बगल में है। तो आप ये सोचिए, जब इसके बहुत बगल में है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट जैसे करोगे वैसे क्या मिल जाएगा आपको, √2, इससे माइनस करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इतनी पास में होगा ना कि आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग एक हमारी रैशनल वैल्यू दे जाएगा। तो यानी आप ये सोच लो कि जब आप ये वाले मीट्रिक डिफाइन करोगे, इस पे आप क्यू की बात करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो लगभग अगल बगल की वैल्यू मिल ही जाएगी आपको, नोन वैल्यू, है ना। और जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो इंटीरियर पॉइंट इसके लिए अगर आप निकालोगे, इस सेट के लिए, यानी ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, फॉर क्यू डी द इंटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू सेल्फ, खुद आ जाएगा अपने आप, ठीक है, जब इस मेट्रिक की बात करेंगे। ठीक, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम उन सब की भी बात करें, उन सबको भी लिख ही लेते हैं दिमाग में, वो सब MCQ पॉइंट्स हैं। क्या है, इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर, भैया एक नेचुरल नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाते तो इसका भी इंटीरियर 0 होगा, ये किसी को नहीं रखेगा। इंटीरियर ऑफ Z अगर आप सोचें, इंटीजर पॉइंट का, वो भी 5 होगा, उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इंटीरियर ऑफ R सोचेंगे बच्चों ना, रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर सब कुछ होता है ना, रेशनल और इरेशनल दोनों को रखता है। तो अपने आप का वो हर पॉइंट का एक NVD है। NVD का मतलब ही होता है कड़ी से कड़ी मिलती चली जाए, हर एक पॉइंट हमारे पास हो, तो उसे हम NVD बोलते हैं, ठीक है। आजकल के आस पड़ोस की बात तो पुराने आस पड़ोस जैसी रही नहीं। NVD पुराने में क्या होता था कि अगल बगल में अगर कोई दुख या विपत्ति आती थी तो लोग पहुंच जाया करते थे, उनको पता रहता था कि सामने वाले घर में क्या बना है, सब कुछ पता होता था, इसे बोलते हैं NVD। हर एक पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए थी, पहले लोग रखते थे तो हेल्प भी करते थे। अब क्या है, पता चला बगल में कोई किसी को मार के चला गया, पता ही नहीं चल रहा है, तो वो NVD नहीं है। आपकी मैथमेटिक्स पुराने रूल्स पे चलती है, और कहाँ तक पहुँची आप ये समझ सकते हैं। तो अभी का एरा जो है, अभी का एरिया जो चल रहा है आपके आसपास का, वो किस तरीके का है, वो मैथमेटिक्स से परे है। तो जाहिर सी बात है सबसे प्योर मैथमेटिक्स ही है जो आपका सही आंसर देती है। और आपका इस समय का जो एरा चल रहा है, इस समय का जो अपनी लाइफ लाइन चल रही है, वो कितनी बेकार चल रही है आप समझ सकते हैं, है ना। फिलहाल इस पॉइंट से ही प्रूव हो जाता है वो। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो ओपन सेट्स की है, ठीक। ओपन है, ओपन इंटरवल समझते हैं आप, उसी को ओपन सेट के रूप में समझ पाएंगे अभी हम लोग। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर कोई ओपन इंटरवल है तो वो ओपन इंटरवल अपने ही आप में पूरा का पूरा इंटीरियर भी होता है। क्योंकि क्लोज्ड में बात करें तो वो ए वाला पॉइंट था ना कि ए हमारा क्लोज इंटरवल में, अगर ऐसी बात करें, ए एक यही एग्जांपल था, इसमें ए को ये इंटरवल कंटेन कर रहा था, लेकिन ये ए हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं था। क्यों? क्योंकि ए के लेफ़्ट के पॉइंट्स हमारे पास नहीं थे। और अगर जब आप ओपन रखेंगे उसे, तो ओपन में एक खासियत होती है, अगर 1 से लेकर हमें 2 तक जाना है तो 2 हमारे पास है नहीं, तो 2 से लेफ्ट आप कौन कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, 1.99999। आप 4 बार 9 लगाओगे, हम एक बार और 9 लगा देंगे, उसके जस्ट बगल में और आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे आपको इंटीरियर पॉइंट वो पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल से वर्ड में अगर हम बात करें, अ सेट ए is open if it is neighborhood
ऑफ इट्स ईच पॉइंट, मतलब वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझें, अगर एग्जाम्पल हम ले लें, अगर कोई एक सेट है 0,2 का, इज एन ओपन सेट। क्यों ओपन सेट है? बिकॉज इट एक्वायर्स ईच एंड एवरी इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, उसके अंदर उसके खुद के सारे पॉइंट्स हैं। आप लिख सकते हो बिकॉज it contains its each इंटीरियर, अपने अंदर के ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को रखता है, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन्हें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम एज पॉइंट्स है वो क्या है? अगर हम कहें कि सब का सब जो ओपन स्फेयर होता है वो ओपन सेट होता है, तो वही बात तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी। इन XD एवरी ओपन स्फेयर इज ओपन सेट। ठीक है। अगर ओपन स्फेयर की बात करें तो वो अपने आप में ओपन सेट भी होता है, क्योंकि ओपन स्फेयर है तो वो क्या करेगा, लेस देन आर रहेगा, और लेस देन आर को ही ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक बात वही पड़ेगी कि सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट को रखेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अगर हम किसी इसमें 2-3 पॉइंट हैं। इन XD, अगर XD की बात करें, ठीक, इसमें 4 पॉइंट हैं। देखिए कैसे। इन XD सबसे पहला पॉइंट है, जो नल सेट होगा वो हमेशा हमें क्या होगा, ओपन होगा। फाई दैट इज नल सेट इज ओपन, ये हमेशा एक ओपन ही सेट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? जो X होता है, हमारा X लिखा हुआ ना, इज ओपन इटसेल्फ, वो खुद ही ओपन होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? अगर हम ढेर सारे सेट्स का यूनियन ले लें, ओपन सेट्स का, तो वो भी ओपन ही होता है, ओपन का ओपन ही बनेगा। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी यूनियन, मतलब ढेर सारे अपने मन से, जैसे 50 ले लिए। आर्बिट्ररी का मतलब स्वेच्छ होता है, अपने मन से। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, अगर ढेर सारे का ओपन सेट ले लें अगर हम, ठीक है, अगर अपने मन से हम ओपन सेट लें, मान लें 10, 50, 20, जितने भी, उन सब का यूनियन ले लें तो वो भी ओपन बनेगा। और अगर हम फाइनाइट नंबर ले लें, किसका? ओपन सेट्स का, और उनका इंटरसेक्शन निकालें, तो इंटरसेक्शन वाला तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर मान लेते हैं कोई एक सेट ले लिया हमने, G be a set in XD। अगर हमने किसी मेट्रिक स्पेस में किसी एक सेट G को ले लिया, तो अगर वो ओपन है, तो होगा क्या? एंड G इज ओपन। अगर वो ओपन है तो जाहिर सी बात है वो यूनियन रहा होगा कई सारे ओपन स्फेयर का। तो ये कैसे लिखा जाएगा? देन G इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स। ठीक। अभी तो इससे पहले हमने पढ़ी आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर्स इज एन ओपन स्फेयर, खुद में एक ओपन स्फेयर होता है। तो जी अगर एक हमारा ओपन स्फेयर है तो जाहिर सी बात है कई सारे आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ओपन स्फेयर रहा होगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरम के रूप में दूसरे शब्द में लिखी हुई है, बात वही है। ठीक है। और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखिए अब इसके बाद जो पॉइंट है वो भी
अपने आप में 2-3 पॉइंट को लेके चलता है। वो क्या पॉइंट है चलिए देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा ए अगर सबसेट है हमारे एक्स डी का, ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं, 3 पॉइंट निकल के आते हैं, वो भी तीनों देख लेते हैं। क्या है सबसे पहला पॉइंट, क्या निकल के आता है, तीनों लिख लीजिए चलिए, क्या है तीनों। सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंटीरियर निकाला जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, वो हमेशा इज ओपन, वो ओपन सेट होगा। जाहिर सी बात है, अभी तो बताया हमेशा ओपन में ही निकल के आता है, कभी क्लोज में नहीं आएगा, क्योंकि वो नेबरहुड उसको चाहिए, नेबरहुड चाहिए होगा तो ओपन में मिलता है नेबरहुड पूरा, क्लोज में नहीं मिलता, क्लोज में पॉइंट को, एंड पॉइंट को हटाना पड़ता है, ठीक। और यही जो हमारा इंटीरियर ऑफ ए है इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट, ये लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि कंटेन होता है ए में, कंटेंड ए के अंदर होता है, जो कंटेंड इन ए, कंटेंड इन ए मतलब ए उसका सुपरसेट कहा जा सकता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर ए खुद में ए इज ओपन, अभी तो ये तो चीज़ पता है आपको, अगर ए ओपन है देन अगर ए ओपन सेट है मतलब ओपन इंटरवल, मान लीजिए ए हमारा 1-2 है, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, इसका इंटीरियर क्या आएगा, खुद ब खुद 1-2 ही आ जाएगा ना इसका, तो ये तो पता ही है हमको। तो यही हमारी थ्योरम का ये तीसरा पॉइंट है, इज ओपन देन इंटीरियर ऑफ ए इक्वल आ जाएगा ए के। ऐसे तो सबसेट होता है ना, मतलब ऐसे तो सबसेट ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि सबसेट इसलिए बोलना सही है कि हो सकता है वो इक्वल भी हो जाए और कम भी आ जाए। तो स्टार्टिंग में एक जगह पे शायद मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना सबसेट होना चाहिए। कभी कभार ये इक्वल भी हो सकता है, और देखिए भाई अभी आपके सामने इक्वल है, ओपन अगर सेट है तो ओपन सेट के केस में ये क्या होगा, हमारा इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। और हमेशा ये छोटा भी हो सकता है, हमेशा ना कह के हम ये कहें कि समटाइम्स ये छोटा भी हो सकता है और समटाइम्स ये इक्वल भी हो सकता है, तो हमें लेस देन इक्वल बनाना चाहिए, यानी सबसेट बनाना चाहिए, ठीक। अब आते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस चैप्टर को मुझे 3 वीडियो में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया था स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें कवर करने को है भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए ओपन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देखते हैं, थ्योरम्स के रूप में ही है लेकिन प्रॉपर्टीज़ ही हैं। देखिए सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर मान लेते हैं ओपन इंटरवल की एक हम लोग फैमिली बना लें, ठीक है, हमने बना लिया एक सेट बनाया आई अल्फ़ा, सच दैट अल्फ़ा जो है वो क्या है, हमारा किसी सेट का नंबर है, ये देख रहे हैं, ये ए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से फॉर ऑल वाला सीन नहीं होता है, वैसा ही आपका एक नोटेशन है, अल्फ़ा कोई नंबर है, ठीक है, कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं। अगर ये बी अ फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल, फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स, मतलब ढेर सारे ओपन इंटरवल्स ले लिए, ठीक, ऑफ रियल लाइन ऑफ आर, अगर आर के हमने इतने ढेर सारे इंटरवल ले लिए, ठीक, तो देन अगर हम इन सबका सारे का यूनियन कर लें, यूनियन करें सबका, जितने भी आई अल्फ़ा बन रहे हैं, मतलब I1 I2 I3 जितने भी हमारे बन रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, इज़ ओपन, वो भी हमारा ओपन सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट समझने लायक है, छोटा सा पॉइंट है। अगर हम मान लेते हैं काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लें जो कि डिसजॉइंट हो, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन चीज़ ना रखते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैज़ दियर यूनियन, अगर उनका यूनियन कर लें एज एन ओपन सेट, वो भी एक ओपन सेट में बदल जाता है।
मतलब कहने का क्या है, ऐसे समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक लाइन बना ली, इस पर कई सारे ओपन इंटरवल बना लिए डिसजॉइंट वाले, ठीक, ऐसे करके कई सारे काउंटेबल होने चाहिए, मतलब आप जिसको गिन सको। काउंटेबल वर्ड का एक और मीनिंग होता है जिसे बोलते हैं ई न्यूमरेबल। ई न्यूमरेबल मतलब होता है काउंटेबल। एक वर्ड और है, क्योंकि आगे आएगा इसलिए बता दिया। तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो भी एक हमारा ओपन सेट तैयार हो जाएगा। इन सबका यूनियन लेते जाए, यूनियन 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 लेंगे तो काउंट होते चले जाएंगी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब पढ़ते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वर्ड का एक और बड़ा ही बढ़िया मतलब है, काफ़ी लंबी मीनिंग वाला। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा बनाया जा सके जिन्हें, इन्हें इस इक्विवेलेंट वर्ड को देखिए कितना बड़ा एक वर्ड और कहा जा सकता है, इसेंशियली इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल डिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है अलग अलग, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग नहीं कर सकते यानी सेम होगा। इसेंशियली मतलब आवश्यकतापूर्ण, आवश्यकतापूर्ण क्या होगा, वो सेम दिखना चाहिए, सेम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक से दूसरा बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हम कहें इफ़ एक्स डी वन एंड एक्स डी टू आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं जो कि x पर डिफाइंड है, दिख रहा होगा आपको, x सेम होना चाहिए, ठीक। देन इफ एवरी ओपन, देन एवरी सेट which is open in xd1 if also open in xd2। मतलब अगर हम, सिंपल सी बात है, xd1 में कोई अगर सेट को ओपन करार दे दें और वही xd2 में भी ओपन आ जाए, है ना। यहाँ से इफ़ हटा देता हूँ, इफ़ दो बार हो गया वरना ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली का क्या मतलब है कि ये जो बात मैंने बोली है ऊपर कि अगर xd1 में भी वो ओपन हो और इससे ये पता चले कि xd2 में भी ओपन है, या फिर एंड कन्वर्सली का मतलब है कि xd2 में अगर हमारा ओपन है तो इससे ये प्रूव हो पाए कि xd1 में भी ओपन है, तो हम कह पाएंगे देन जो हमारा xd1 है और xd2 है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, देन xd1 एंड xd2, ये दो जो हमारे मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, आर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट यानी इसेंशियली इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा और इसका मतलब भी याद रखिएगा कि मतलब कोई भी सेट उठाया किसी एक तरीके के मीट्रिक स्पेस में भी ओपन है और साथ ही साथ किसी दूसरे तरीके के मीट्रिक स्पेस में भी ओपन है, जहाँ तक दोनों का सेट सेम होना चाहिए, एक्स एक्स सेम होना चाहिए, लेकिन तो ऐसे में वो दोनों xd1 और xd2 आपस में इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसी वर्किंग दिखाएंगे, इसेंशियली इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने लास्ट थ्योरम के लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के रिगार्डिंग एक छोटी सी पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट को देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं d1 और d2 दो हमारी मैट्रिसेस हैं, if d1 and d2 are two matrices, two matrix, ठीक है, two matrix on x are equivalent, अगर वो इक्विवेलेंट है, ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंट हैं आपस में, ठीक, देन टू
वैल्यूज़, 2 रियल नंबर्स, 2 वैल्यूज़ ले ली हमने, 2 रियल नंबर्स ले लिए, अल्फ़ा एंड बीटा, सच दैट, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा कोई 2 रियल नंबर है, अगर वो इस वैल्यू, इस पॉइंट को प्रूव करते हैं तो हम कह सकते हैं दैट, क्या किस पॉइंट को प्रूव करते हैं, दैट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा टाइम्स जो हमने डिस्टेंस निकाली है x, y की d1 में, वो लेस देन इक्वल टू है d2 के, ठीक है, और वो भी लेस देन इक्वल टू है बीटा d1 xy के। या तो ऐसा कुछ हो जाए, और या तो ऐसा कुछ हो जाए, या फिर बीटा डैश d2 के साथ यही काम हो जाए, d2 xy लेस देन इक्वल टू d1। देखिए कैसा चल रहा है, यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 था तो यहाँ d1 है, यहाँ d1 है तो यहाँ d2 है, यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे बीटा डैश है। ये बताते क्या है, डैश का मतलब क्या दे रहा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा डैश d2 और x, y। यहाँ पे डैश का क्या मतलब है, यहाँ पे अल्फ़ा डैश का मतलब है 1 अपॉन अल्फ़ा, और बीटा डैश का मतलब है 1 अपॉन बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा से शुरुआत हुई, तो देखिए अगर इसका 1 अपॉन कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वहाँ पहुँच जाएगा, है ना, और इसका 1 अपॉन बीटा का यानी बीटा डैश करेंगे तो बीटा यहाँ पहुँच जाएगा एक तरीके से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा है, ये दोनों में से कोई भी चलेगा, चाहे ये वाला और ये वाला, ठीक। तो ये दोनों में से कुछ भी होता है तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद हमारे लगभग 7 से 8 पॉइंट कम से कम और बचे हैं, इंटीरियर पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स, है ना, ऐसे कई सारे पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट, तो कई सारे पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट बोला ना अभी मैंने। तो ये सारे पॉइंट एक तरीके से आपके बचे हुए हैं। ये हम लोग पहले तो रियल एनालिसिस में पढ़ा करते थे, लेकिन अब इसमें आ गए हैं। तो चैप्टर में अभी भी 15 से 20 पेज बाकी हैं कम से कम, जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो मैंने बोला था 3 वीडियो लेनी पड़ेगी, मैं सही बोल रहा था। आई वॉज क्वाइट गुड इन कैलकुलेशन कि 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये वीडियो तो आपको अभी के अभी मिल रही है, एक वीडियो शाम तक मिलेगी, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर डेफिनेटली ख़त्म करूँगा मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ।